गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा व्यक्तिकरण चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि प्राय कोई ना कोई सेट जो होता है, कई सेट बनते हैं जो बोर्ड में, उसमें किसी न किसी सेट में जरूर ये क्वेश्चन रहता है और 1 साल 2 साल अंतराल पे प्राय पूछा जाता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अर्थात इस फार्मूला को डेरिवेट करते हैं। हमारा टॉपिक है फ्रिंज की चौड़ाई मापकर तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना। अर्थात तरंगदैर्घ्य हम ज्ञात कर सकते हैं और तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए क्या उपाय करेंगे, तो आइए हम आपको डेरिवेट करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले जैसा कि यंग ने बताया था, इसमें 3 पर्दे होते हैं। यहाँ देखिए 3 पर्दे हमने ड्रा किए हैं, एल, एम और एन। ये 3 पर्दा है। पहले पर्दे में एक छिद्र होता है एस, जिसे हम कहते हैं द्विक रेखा, एक सिंगल रेखा छिद्र है। और इससे कुछ दूरी पर जो दूसरा पर्दा होता है, इसमें 2 छिद्र होते हैं, जिसे हम कहते हैं द्विक रेखा छिद्र। यहाँ देखिए ये हमारा पर्दा हो गया एल, जिसमें एक रेखा छिद्र है एस, जो एक वर्णिक प्रकाश से प्रकाशित है, यानी जिस पर एक कलर का केवल प्रकाश है। इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा एम है, जो यहाँ देखिए इसमें 2 रेखा छिद्र है S1 और S2, जो अत्यंत समीप है और बहुत ही संकीर्ण है, अर्थात पतले हैं। इनके बीच की दूरी d है। अब यहाँ देखिए द्विक रेखा छिद्र से कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा है और इसी पर्दा पर फ्रिंज बनता है, अर्थात व्यतिकरण प्रतिरूप बनता है। तो यहाँ से देखिए S1 और S2, पहले तो यहाँ से प्रकाश चलेगा जो S1 और S2 पर गिरेगा। तो S1 और S2, जैसा कि आपको बताया गया है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के अनुसार S1 S2 भी एक नए स्रोत का कार्य करेगा और S1 S2 से द्वितीयक तरंगिकाएं चलेंगी। हमने मान लिया कि S1 और S2 से चलने वाली तरंगिका जाकर पर्दे के बिंदु P पर मिलती है, जो केंद्र से, सेंटर से x दूरी पर है। चूंकि अब यह कई फ्रिंज बन सकता है, इसलिए हम जनरल x को xm लेते हैं। पहला फ्रिंज होगा, 5वां होगा, 7वां होगा, 50वां होगा, तो m के जगह पर लिख देंगे। कहा जाएगा कि 5वां तो x5 लिख देंगे, 7वां कहा जाएगा तो x7 लिख देंगे, जो भी होगा। अब यहाँ देखिए ये द्विक रेखा छिद्र का सेंटर है, तो यहाँ सेंटर से हमने इसको मिला दिया और यहाँ जो ये एंगल मिलता है, बनता है, इसको हमने थीटा माना है। तो ज्यामिति के अनुसार जितना एंगल यहाँ बनता है उतना ही एंगल यहाँ बनता है, अर्थात S2 S1A की वैल्यू थीटा और PCO की वैल्यू भी थीटा। देखिए हमने यहाँ मान लिया OCP चाहे PCO, यहाँ देखिए OCP कहे चाहे PCO कहे, एक ही बात है, थीटा हो गया। तो ज्यामिति के अनुसार S2 S1 और A इसकी वैल्यू भी थीटा हो जाएगी। अब यहाँ पर जो 2 ट्रायंगल बन रहा है S2 S1A, ध्यान दीजिए S2 S1A और PCO, ये दोनों समरूप ट्रायंगल हैं। PCO और S2 S1A ये दोनों समरूप ट्रायंगल हैं। यहाँ पर त्रिभुज PCO और त्रिभुज S1 S2 S1 S2 एक और चाहे S2 S1 एक कर दीजिए, ठीक है। बल्कि यहाँ पर S2 S1 ये बोलेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ एंगल बना हुआ है। अब यहाँ देखिए इस कोण के सामने की भुजा ये है, यानी लंब, और इस कोण के सामने की ये भुजा है लंब। तो जब 2 ट्रायंगल समरूप होते हैं तो उनका प्रॉपर्टी होता है कि दोनों के लंबों का अनुपात दोनों के आधार के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात अगर हम PCO में लेंगे तो इसके कोण के सामने भुजा ये है OP अपान CP। ध्यान दीजिए OP अपान CP बराबर होगा, इस कोण के सामने भुजा ये है, तो S2A अपान S1 S2।
अपान CP OP अपान CP बराबर S2A बटा S1 S2। यहाँ OP अपान CP बराबर S2A अपान S1 S2। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर हम मान लें, देखो S1 S2 बहुत संकीर्ण है, बहुत पास पास है, तो यहाँ पर CO की तुलना में S1 S2 बहुत समीप है, अतः हम CP और CO, देखिए ये CP है, तो CP और CO हम पास पास इतने हैं कि लगभग बराबर हो सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि S1 S2 CP की तुलना में बहुत छोटी राशि है, अतः CP बराबर CO लिया जा सकता है। CP के जगह पर हम क्या लेंगे? CP के जगह पे हम CO लेंगे, क्योंकि S1 S2 बहुत पास में होगा। अब देखिए यहाँ ये इसलिए हो जाएगा OP अपान CO S2A अपान S1 S2। ये देखिए यहाँ से S1 से हम इस पर हम डाल देते हैं, ताकि देखिए S2A, देखो S1P और S2P दोनों के पथों का ये अंतर होता है, जिसे हम कहते हैं पथांतर। तो S2P माइनस S1P जो होगा वो S2A के बराबर होता है। यहाँ देख लीजिए S2P माइनस S1P ये बराबर होता है S2A, जिसे हम कहते हैं पथांतर। अब देखिए ये हमें फाइंड करना है दोनों के पथों का अंतर। S1 S2 के जगह पर हम D लिख सकते हैं, S1 S2 के जगह पर स्मॉल d, OP के जगह पर लिखेंगे हम XM, और CO के जगह पर ये O है, तो CO के जगह पर हम लिखेंगे कैपिटल D। तो यहाँ लिख देंगे OP देखिए फिगर में XM हो गया, CO को D हो गया, ये आपका पथांतर हो गया S2A अपान ये स्मॉल d हो गया। इसको उठा के हम यहाँ लाएंगे, ये जाएगा S2A बराबर D XM अपान कैपिटल D। ये हमारा निकल गया पथांतर, यानी कि पथों का अंतर हमने फाइंड किया। नाउ अब यहाँ पर जो फ्रिंज बनेगा, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सेंटर में हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनता है, और ब्राइट के बाद डार्क ब्राइट एकांतर क्रम में बनते हैं। तो क्या हमें पता है कि P पर बनने वाला फ्रिंज ब्राइट है या डार्क है? हमें कुछ भी पता नहीं है। तो हो सकता है कि ब्राइट बने, हो सकता है कि डार्क बने, यानी दीप्त और अदीप्त। तो यदि हम नहीं पता कर सकते हैं तो हम दोनों कंडीशन फाइंड करेंगे कि दीप्त बनेगा तब, अदीप्त बनेगा तब। तो आइए हम देखें कि अगर दीप्त बनता है तो क्या होगा। यदि हम मान लें, यदि बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बने, तो दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर जो होता है ये होता है S2A बराबर होता है m लैम्डा, जहाँ m बराबर 0 1 2 3। ये क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया है, दीप्त और अदीप्त, प्रस्पंद और निस्पंद के कंडीशन में। तो यहाँ पर हम S2A का स्थान पर लिखेंगे m लैम्डा, ये हो जाएगा dxm अपान d इक्वल टू m लैम्डा। तो यहाँ से xm की वैल्यू निकालेंगे, तो xm बराबर हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा, तो m d लैम्डा अपान d। ठीक है, यानी अब देखिए यहाँ पर हम मान लें कि हमारा पॉइंट P पर अगर दीप्त बन रहा है, तो दीप्त फ्रिंज के लिए कंडीशन होता है कि अगर पॉइंट P पर दीप्त फ्रिंज बने, यदि बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बनेगा तो पथांतर जो होता है S2A वो m लैम्डा होता है। m की वैल्यू होती है 0 1 2 3। 0 अर्थात सेंटर,
सेंटर में हमेशा दीप्त बनता है, उसके बाद में पहला, दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन ऐसे होता रहता है। अब यहाँ पर हम H2A के स्थान पर रखेंगे m लैम्डा, तो ये हो जाएगा dxm अपॉन d इक्वल टू m लैम्डा। दैट सिंप्लाई xm की वैल्यू निकालेंगे, इस d से मल्टीप्लाई होगा, इस d से डिवाइड होगा, तो m d लैम्डा बाई d। ये हमारा हो गया दीप्त के लिए कंडीशन, m की वैल्यू आपको 1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन होगा। तो ये कंडीशन रहा जब हमारा यहाँ पॉइंट P पर जो फ्रिंज बन रहा है अगर वो दीप्त बनेगा तब। यदि दीप्त न बन के हो सकता है कि यह दीप्त बने, तो आइए देखते हैं हम लोग। इसको रिमूव कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे, यदि बिंदु P पर अदीप्त फ्रिंज बने तो पथांतर बोलिए उधर शांति रहे, H2A बराबर m माइनस 1/2 लैम्डा। ठीक है, पथांतर कितना हो जाएगा H2A m माइनस 1/2 लैम्डा, वेयर m की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ आइए फिर H2A का स्थान पे रखेंगे m माइनस 1/2 लैम्डा। ये हो जाएगा आपका dxm बाई d इक्वल टू m माइनस 1/2 लैम्डा। यहाँ से xm की वैल्यू निकालेंगे m माइनस 1/2, ये कैपिटल D से मल्टीप्लाई होगा, स्मॉल d बट्टा में जाएगा। तो ये हमारा निकल गया अदीप्त फ्रिंज। यदि क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते समय आपसे कहा जाए कि तीसरा दीप्त बताओ, तो यहाँ m के स्थान पे 3 भर देंगे, चौथा दीप्त 4 भर देंगे, 10वां दीप्त 10 भर देंगे। ऐसे ही अगर अदीप्त कहा जाएगा कि 5वां अदीप्त, तो m के जगह 5 इसमें भरेंगे, 7वां अदीप्त तो अदीप्त में रख देंगे। जितना फ्रिंज कहेगा कि इतनावां फ्रिंज ज्ञात करो, m के जगह हम मान पुट कर देते हैं। अब हमें निकालना है फ्रिंज की चौड़ाई। तो फ्रिंज की चौड़ाई हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, आपने निकाला है चूंकि xm बराबर m d लैम्डा बाई d आपने फाइंड किया है। ये mवीं दीप्त फ्रिंज की कंडीशन है। अगर हम इससे एक अधिक ले लें m प्लस 1वीं, तो ये हो जाएगा m प्लस 1 d लैम्डा बाई d। अब इसमें से हम इसको घटा देंगे तो वो निकलेगा फ्रिंज की चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए फ्रिंज की चौड़ाई को हम W से लिखते हैं। ये हो जाएगा xm प्लस 1 और माइनस xm। तो यहाँ हो जाएगा W का मान पुट करिए, m प्लस 1 d लैम्डा बाई d माइनस m d लैम्डा बाई d। दोनों में d लैम्डा बाई d कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा m प्लस 1 और माइनस m। तो यहाँ देखिए, ये हो गया xm प्लस 1 की वैल्यू, ये हो गया xm की वैल्यू। इन दोनों में d लैम्डा बाई d हमारा कॉमन हो जाएगा, बचेगा यहाँ m प्लस 1 माइनस m से m कटेगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा, ये वही रह जाएगा आपका d लैम्डा बाई d। और ये रहा हमारा फ्रिंज की चौड़ाई जो हमें फाइंड करना था। यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। जो वैल्यू दिया जाएगा वो मान पुट करेंगे और बाकी जो मान नहीं दिया जाएगा उसकी वैल्यू हम फाइंड कर देंगे। इसके बाद आता है कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। देखिए, ये पूछता है कोणीय फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई होता है थीटा इक्वल टू W अपान D। यानी कि हम फ्रिंज की चौड़ाई में ये डिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो हमारा निकलता है कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। अब इसकी वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर
डी लेमडा बाई डी अपान डी, यहाँ डी से डी कटेगा तो थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई डी। तो यहाँ ये निकल गया हमारा कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। तो इस तरह से हम फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं और ये एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्राय हर साल ये एक साल अंतराल करके आता रहता है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचा हुआ है कि यदि किसी व्यतिकारी पुंज के मार्ग में, जैसे ये तरंगिकाएं चल रही हैं, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ ना डिस्प्लेसमेंट होकर हम इसको यहाँ 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 अलग अलग जगह पर हम विस्थापित कर दें, तो हम कैसे करेंगे? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि व्यतिकारी पुंज के मार्ग में पट्टिका रखने का प्रभाव। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और ये अंतिम टॉपिक भी है इस चैप्टर का। एक व्यतिकारी पुंज के मार्ग में पतली पारदर्शक, यहाँ देखिए पारदर्शक है, पतली पारदर्शक प्लेट रखने का प्रभाव। यानी यदि कोई तरंगिका चल रही हो और उसके मार्ग में हम कोई पतला कांच वगैरह का या अवरक का प्लेट रख देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? आइए हम फिगर बना के आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा एक पर्दा हो गया जिसमें द्विक रेखा छिद्र है S1 और S2। अब S1 S2 द्विक रेखा छिद्र है, इससे कुछ दूरी पर दूसरा हमारा पर्दा हो गया, इसके बीच की दूरी हमारी हो गई D। अब इससे जो तरंगिका चल रही है और इससे भी चलेगी, तो दोनों से चलने वाली तरंगिका चलेगी, तो हमने मान लिया जैसे यहाँ से और यहाँ से तरंगिका चल रही है और बिंदु P पे आके गिर रही है। हम चाहते हैं कि इस पॉइंट P पर ना गिर के यहाँ गिरे, यहाँ 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 या और ऊपर, यानी कि जो ये फ्रिंज बन रहा है यहाँ पर, इसको हम चाहते हैं विस्थापित करना, ऊपर ले जाना अथवा नीचे ले जाना, विस्थापित करना चाहते हैं। तो यदि हम ऊपर विस्थापित करना चाहेंगे तो इसके मार्ग में हम एक पतली पारदर्शी प्लेट, कांच अथवा आवरक की एक प्लेट रखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसको नीचे की तरफ विस्थापित करें तो इसके मार्ग में रखेंगे। यानी व्यतिकारी पुंज को जिधर भी हम विस्थापित करना चाहते हैं उसके मार्ग में हम ये पतली पारदर्शक प्लेट रख देते हैं, तो हमारा संपूर्ण व्यतिकरण प्रतिरूप उस ओर विस्थापित हो जाता है जिसके मार्ग में हम प्लेट को रखते हैं। ध्यान दीजिए, इसका मुख्य काम होता है इस व्यतिकारी प्रतिरूप को विस्थापित करना, अर्थात इस फ्रिंज को ऊपर नीचे जितनी दूरी पर जहाँ भी हम ले जाना चाहते हैं उधर हम विस्थापित कर सकते हैं। कैसे? तो इस प्लेट को रख के, तो जिधर भी विस्थापित करना होगा ऊपर अथवा नीचे, तो उसके मार्ग में अगर ऊपर विस्थापित करना होगा तो ऊपर वाली तरंगिका के मार्ग में हम प्लेट रखते हैं, नीचे विस्थापित करना होगा तो नीचे वाली तरंगिका के मार्ग में हम प्लेट रखते हैं, और जिसके मार्ग में भी हम प्लेट रखेंगे हमारा संपूर्ण व्यतिकरण प्रतिरूप उस ओर विस्थापित हो जाता है। तो हमने मान लिया ये कांच की एक प्लेट है जिसका मोटाई ये T है और इसका अपवर्तनांक हमने N मान लिया। कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक N है और इसकी मोटाई T है। अब यहाँ से जो तरंगिका चलेगी, देखिए अब ये सारे तो वायु है, एयर है चारों तरफ, यहाँ से चलने वाली तरंगिका जो चलेगी तो A1P टोटल दूरी है, तो A1P में से T को हम निकाल देंगे, ये T, तो बचा हमारा A1P माइनस T। तो A1P माइनस T दूरी तरंगिका C चाल से चलेगी, प्रकाश की चाल से चलेगी, क्योंकि वायु है, वायु में प्रकाश की चाल C होती है। लेकिन इस पट्टी में C चाल से नहीं चलेगी, क्योंकि माध्यम बदल जाएगा तो तरंगिका की चाल भी बदल जाएगी। तो हम मान ले रहे हैं कि वायु में प्रकाश की चाल C है और कांच में प्रकाश की चाल भी है। तो आइए हम यहाँ पर लिखेंगे कि तरंगिका को
या तरंगिका द्वारा लिखिए, तरंगिका द्वारा S1 से P तक y में चली दूरी, ये हो जाएगा S1 P और माइनस T। और तरंगिका द्वारा S1 से P तक माध्यम में चली दूरी, ये हो जाएगी T। देखिए S1 P में से T को निकाल देंगे तो y में चलेगा और T दूरी माध्यम में चलेगा। तो अब हम निकालना चाहते हैं कि S1 से P तक जाने में टाइम कितना लगा। तरंगिका को S1 से P तक जाने में लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी देखिए y में दूरी है S1 P माइनस T और चाल हो गया C। देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल, ये y के लिए हुआ, और माध्यम के लिए दूरी है T और चाल है V। और आप चूंकि ये जानते हो C बाई V बराबर होता है N, तो यहाँ से V बराबर हो जाएगा C बाई N। तो इस V के स्थान पर हम रख सकते हैं C बाई N। तो आइए रखते हैं, ये हो जाएगा S1 P माइनस T बाई C, T यह आ जाएगा C बाई N, C बाई N। ये N उलट के चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा S1 P माइनस T प्लस Tn और होल बाई ये हो जाएगा C। दोनों का रेशियो बराबर है। अब यहाँ देखिए S1 P और इन दोनों में कॉमन हमारा हो गया, देखिए दोनों में कॉमन है T, तो T कॉमन लेंगे तो जाएगा N और माइनस 1 और होल बाई C। ये हमारा निकला तरंगिका द्वारा लिया गया समय। और समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो ऊपर दूरी है और नीचे चाल है। अब देखिए, अब हम निकालेंगे पथांतर। पथांतर कैसे निकालते हैं, तो S2 P में से इस दूरी को घटाएंगे, इस दूरी में से हम इस दूरी को घटाएंगे तो लिखेंगे, इसलिए पथांतर इक्वल टू S2 P और माइनस, देखिए ये दूरी ये हमारी है, ये टोटल ये हो जाएगा S1 P प्लस T N माइनस C से हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल दूरी चाहिए। तो ये हमारा S2 P हो गया, में से इस दूरी को हम घटा देंगे तो हमारा मिल जाएगा पथांतर। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट खोलेंगे, S2 P माइनस S1 P, ये हो जाएगा माइनस T N माइनस 1 ऐसे। और अब देखिए S2 P माइनस S1 P, तो S2 P माइनस S1 P बराबर होता क्या है, तो आप अभी यहाँ पर दीप्त और अदीप्त दोनों के लिए कंडीशन जानते हैं। तो अभी हमने जस्ट पिछले वीडियो में आपको बताया, पिछले वीडियो का अभी जस्ट पिछला टॉपिक dxm बाई डी, S2 P माइनस S1 P बराबर क्या बताया गया है dxm बाई डी। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं dxm अपॉन डी और माइनस Tn माइनस 1। और दीप्त फ्रिंज के लिए यदि हमारा पॉइंट P पर दीप्त फ्रिंज बनेगा तो दीप्त के लिए कंडीशन होता है m लैम्डा, तो पथांतर की जगह पर हम लिख देंगे m लैम्डा। यहाँ से इसको उठा के हम इधर लाएंगे, इधर हमारा बच जाएगा dxm बाई डी, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा m लैम्डा प्लस Tn माइनस 1। अब इस कैपिटल D से मल्टीप्लाई और स्मॉल d से डिवाइड करेंगे तो xm बराबर d बाई डी, ये हो जाएगा m लैम्डा प्लस Tn माइनस 1। ये हमारा हो गया फार्मूला। और यदि हम कह दें केंद्रीय फ्रिंज के लिए, केंद्रीय फ्रिंज के लिए, तो केंद्र में आपको बताएं कि हमेशा दीप्त बनता है और केंद्रीय फ्रिंज के लिए m की वैल्यू होती है 0। तो m की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ 0 पुट कर दिया जाए, ये हो जाएगा x0 इक्वल टू डी बाई डी 0 प्लस Tn माइनस 1, ब्रैकेट खोल देंगे डी बाई डी इंटू Tn माइनस 1। ये हमारा कंडीशन रहा।
केंद्रीय फ्रिंज के लिए। तो इस तरह से हमने आपको ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया। एक व्यतिकारी पुंज के मार्ग में पतली पारदर्शक प्लेट रखने का प्रभाव। फिर से समझ लीजिए एक बार। सबसे पहली बात कि हमने मान लिया कि एक पर्दा है जिसमें द्वित रेखा छिद्र है S1 और S2। इससे कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा है जिस पर हमें फ्रिंजें प्राप्त करनी है। S1 और S2 से तनिका चलती है और बिंदु P पर गिरती है। यदि हम चाहते हैं इस व्यतिकरण प्रतिरूप को विस्थापित कर दें, विस्थापित मतलब उसका स्थान बदल दें, तो ऊपर अथवा नीचे लाना होगा। तो जिस तरंगिका को ऊपर अथवा नीचे करना होगा उसके मार्ग में हम कांच अथवा अवरक की एक पट्टी रख देते हैं जिससे संपूर्ण व्यतिकरण प्रतिरूप उस ओर विस्थापित हो जाता है जिसके मार्ग में पट्टी रखी जाती है। अब हमने मान लिया यहाँ पर कांच की एक प्लेट ली है हम, जिसके पदार्थ का पवनांक n है और मोटाई T है। अब यहाँ से जो तरंगिका चलेगी तो S1P टोटल दूरी है, तो S1P में से T दूरी को निकाल देंगे तो बचेगा S1P माइनस T। ये दूरी तरंगिका Y में चलेगी और T दूरी तरंगिका माध्यम में चलेगी। तो Y में चाल C हम मानते हैं और माध्यम में चाल V मानते हैं। इसलिए तरंगिका को S1 से P तक जाने में लगा समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। तो y के लिए दूरी है ये और चाल हो गया c, माध्यम के लिए दूरी हो गया t और चाल हो गया v। और हम जानते हैं c बाई v बराबर n होता है, तो v बराबर हो जाएगा c बाई n। यहाँ पर v का स्थान c बाई n रखेंगे, ये n उलट के चला जाएगा ऊपर, दोनों का एलसीएम हो जाएगा c। यहाँ से कॉमन हमारा हो गया t, तो बच जाएगा आपका n माइनस 1। अब यहाँ हमारा निकल गया ये टोटल टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब हम निकालेंगे पथांतर। तो पथांतर के लिए S2P में से इस दूरी को हम घटाएंगे। तो S2P में से हम इस दूरी को घटा देंगे। देखिए इसका ब्रैकेट खोल देंगे और S2P माइनस S1P के स्थान पर लिखेंगे dx/d। जस्ट पिछले टॉपिक में हमने आपको प्रूफ कराया है। और द्वित फ्रिंज के लिए कंडीशन होता है पथांतर का m लैम्डा। यहाँ m लैम्डा हो गया, इसको पक्षांतर कर देंगे तो हमारा ये मिला। कैपिटल D से मल्टीप्लाई स्मॉल d से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा फार्मूला मिल जाता है। और यदि हमारा कंडीशन हो, कहा जाए कि केंद्रीय फ्रिंज के लिए क्या होगा, तो केंद्र के लिए n की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हमने 0 पुट किया। तो यहाँ से 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू, बच जाएगा x0 इक्वल टू d/d Tn-1। इस तरह से हमारा ये चैप्टर फुली कंप्लीट हुआ। मैं आशा करूंगा कि इस चैप्टर को आप अच्छे से तैयार करें। डिस्क्रिप्शन में आपका PDF द्वारा नोट्स आपको दे दिया जाएगा, नोट्स भी आप अपने नोटबुक पे तैयार करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पे करें ताकि मेरे सारे वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें। Thanks.